नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विराम चिन्ह उसे कहते हैं जब हम अपनी बात को बोलते हुए थोड़ा रुकते हैं, उस रुकावट को हम विराम चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये कोई किताबी परिभाषा नहीं है, ये मेरी बनाई हुई परिभाषा है। जब हम अपनी बात को बोलते हैं और उसमें थोड़ा रुकते हैं तो उस रुकावट को हम विराम चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं। देखो भाई, उदाहरण में एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको बोल दिया पढ़ो मत जाओ, इससे हमने जो है अपना अर्थ स्पष्ट करा है। और यहां पर थोड़ी सी रुकावट है ना, ये विराम चिन्ह क्यों लगाया हमने, ये वाला विराम चिन्ह क्यों लगाया है, थोड़ा सा रुकने के लिए। मतलब पहले अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, पढ़ो मत जाओ। देखो इसके उससे जो है ना पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाता है। इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, केवल विराम चिन्ह चेंज करूंगा और इससे जो है उसका अर्थ ही दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला पढ़ो मत जाओ, तो आपने क्या समझा, क्योंकि पढ़ो पे मैंने थोड़ा सा विराम दिया और उसके बाद में बोला कि मत जाओ। ठीक है, तो पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि पढ़ो मत जाओ। अगर मैं ये विराम चिन्ह यहां लगा देता, यहां ये वाला कोमा, तो पढ़ो मत जाओ, बहुत जल्दी से तुम चले जाते। समझ रहे हो, क्योंकि मन तो करता नहीं तुम्हारा। चलो ठीक है, तो ये विराम चिन्ह का बहुत बड़ा प्रयोग है यहाँ पर। अगर मैं इसके उसकी बात करूं कि भाई इसके प्रकार कितने होंगे, तो विराम चिन्ह हम कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। देखो एक तो होता है विराम चिन्ह इसमें, ठीक है, मैं विराम चिन्ह बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हो गया, ये सब क्या है, विराम चिन्ह ही है। ठीक है, कुछ होते हैं भाव चिन्ह, जिन्हें हम अपने बोलने से ही प्रकट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि हमने ये वाक्य बोला है तो यहाँ पर ये चिन्ह आना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, भाव चिन्ह कहेंगे। ठीक है, और विराम चिन्ह मतलब वाक्य में जैसे आप किताब वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनमें लगते ही है, इनका प्रयोग होता ही है। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के भाई, मतलब चिन्ह कितने प्रकार के, हम कह सकते हैं चिन्ह कितने प्रकार के, चिन्ह है 2 प्रकार के, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। सबसे पहले हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। नंबर 1 इसमें लिखेंगे पूर्ण विराम। क्या बोलते पूर्ण विराम को इंग्लिश में, बताओ, फुल स्टॉप। पता है ना फुल स्टॉप आप कैसे लगाते हो इंग्लिश में, एक डॉट सा लगाते हो और यहां पर कौन सा लगाएंगे, यहां पर ये लगाएंगे, ये देखो ऐसे ही डंडा सा खींचते हैं। वैसे ऐसे हिंदी में खड़ी पाई कहते हैं, क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। ये हिंदी का फुल स्टॉप है। और वो जो लगाते हैं ना इसमें अंग्रेजी में, ठीक है, तो ये इस तरह से लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हमने कोई वाक्य बोला, साधारण वाक्य, राम ईमानदार है, तो उसके बाद में हम ये क्या लगाएंगे, ये पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि वहां पर वाक्य हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं लगाते तो हम कंटिन्यू उसे पढ़ते चले जाएंगे, है ना, थोड़ी बहुत रुकावट होगी ही नहीं। तो इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हल्का फुल्का रुकने के लिए, जिससे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सके कि ये बोलने वाला ये बात बोल रहा है। समझ में आई बात।
तो अब इसमें देखेंगे, मैं वाक्य के द्वारा ही आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि भाई पूर्ण विराम हम कहां कहां पर लगाते हैं। ठीक है, तो एक दो वाक्य आप लिखेंगे, लिखो, पहले लिखो प्रयोग, पहले इसका प्रयोग तो जान लो कि ये प्रयोग इसका होगा कहां। लिखो, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी उदाहरण में ले सकते हैं हम, राम ईमानदार है, अभी वाक्य का अंत हुआ और यहां पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया, हिंदी के पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया लास्ट में। ठीक है, सोहन एक अच्छा लड़का है। देखो, एक वाक्य हमने यहां समाप्त कर दिया भाई, अब यहां हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, अगर इसे ही बढ़ाना होगा आगे को तो फिर हम क्या करेंगे, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, एक वाक्य ये हो गया। ठीक है, इसी के बारे में हमने बात करी है, सोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो ये दो वाक्य हो गए, हमने दो वाक्य बोले। अब एक वाक्य की समाप्ति जहां होगी यहां पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि पूर्ण विराम लगा दिया। फिर हम इसके बारे में दूसरा वाक्य कहना चाह रहे हैं, वाक्य मतलब सेंटेंस, तो वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो फिर हमने यहाँ पर कर दिया। तो पूर्ण विराम तो आप ज्यादातर लगाते हो, ज्यादातर इसका प्रयोग करते हो, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। वैसे जो मैंने आपको ये बताया ना, आजकल इसका भी प्रयोग होने लगा हिंदी में। ठीक है, ज्यादातर जो है अब इसका भी प्रयोग करने लगे। वो किस किस में होता है, पर चलो वो तो एक तरीके से संस्कृत में भी करते हैं हम इसका प्रयोग। ठीक है, पर आपको पूर्ण विराम आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लिश वाला फुल स्टॉप भी आजकल होने लगा है वैसे हिंदी में प्रयोग इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अपूर्ण विराम। या इसको हम उपविराम भी कहते हैं भाई। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके। देखो इसमें ये क्या होगा, इंग्लिश में इसको कोलन कहते हैं हम, ये वाले दो बिंदी से लगेंगे यहां पर। ठीक है, अंग्रेजी में आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं हम, कोलन कहते हैं अपूर्ण विराम को या उपविराम को। लिखो इसके प्रयोग में, इसका प्रयोग कहां करेंगे हम, प्रयोग में लिखो जहां, देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो बिंदी है ना, जैसे पूर्ण विराम में ठहराव हो रहा था ना, रुक रहे थे थोड़ा सा, उससे कम, पूर्ण विराम से कम ठहराव होगा यहां पर, ध्यान रख लेना। ठीक है, पूर्ण सबसे ज्यादा किस में होगा, पूर्ण विराम में, उससे कम किस में होगा, अपूर्ण विराम में। इसका प्रयोग की बात करो, लिखो जब हम वाक्य समाप्त होने पर भी, जब ऐसे लिखो, जब हम नहीं, जब वाक्य समाप्त होने पर भी, वाक्य समाप्त होने पर भी उसकी जिज्ञासा बनी रहे, उसकी जिज्ञासा बनी रहे, वहां पर अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां पर अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो
यहाँ जिज्ञासा बनी रहेगी, वहां वाक्य समाप्त हो चुका पूर्ण विराम में। सब में अंतर समझ के चलना, पूर्ण विराम में क्या हो चुका, पूरा का पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है, बाद में कोई जिज्ञासा नहीं रहती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जिज्ञासा बनेगी। जब हम कोलन का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य की जिज्ञासा बनेगी। वाक्य की जिज्ञासा कैसे, मतलब आप एक्साइटेड रहोगे कि बताओ इस बात को कि ये बात क्या है। वाक्य खत्म हो गया तब भी, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे पता है कि तू कल क्यों दिल्ली गया था, मुझे पता है तू कल क्यों दिल्ली गया था, ये बात बोल दी, वाक्य समाप्त हो गया। यहां पर अब तुम्हारे मन में वहम हो गया कि भाई क्यों गया, बताइए क्यों गया है, और तुम उसे बताना नहीं चाह रहे, है ना। तो आपके मन में जिज्ञासा बन गई कि यार इसे क्या पता। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरे पास तेरी एक खबर है, और तुम सारे के सारे दिमाग पहले मतलब ये लगा दो कि यार खबर क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जिज्ञासा बन गया आपके अंदर कि भाई यार क्या खबर है ना। तो उदाहरण में लिख लो आप, मेरे पास तेरी एक खबर है। अब देखो यहां पे क्या लगा देंगे, जिज्ञासा बनी है ना, तो यहां पे कोलन लगा देंगे। ठीक है, दो बिंदी, मेरे पास तेरी एक खबर है, तो सामने वाला कहेगा कि बता यार जल्दी बता क्या है। तो तेरी नौकरी लग गई, अब बताओ इससे अच्छी खबर हो सकती है उसके लिए। अब यहां पर वाक्य समाप्त, तो यहां पे क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, जब भी उत्सुकता वाली या जिज्ञासा वाली बात होगी, पहले हम कोलन लगाएंगे और उसके बाद में उस बात को पूरा करके और फिर बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम। देखो वहां पे कॉलन में हमने दो बिंदी लगाई है भाई। अर्धविराम देखो चिन्ह क्या होता है, ये होता है ये वाला। ठीक है, ऊपर एक बिंदी और नीचे कोमा। इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन कहते हैं हम इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, इंग्लिश में भी साथ साथ लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता होनी चाहिए हमें, पर इंग्लिश में याद नहीं रखना। आपको अर्धविराम ही मिलेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, अगर ये चिन्हों का पता नहीं है ना तुम्हें, तो फिर क्वेश्चन गलत करोगे आप। तो ये सेमीकोलन तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि सेमीकोलन इसे कहते हैं जो ऊपर बिंदी और नीचे कोमा हो। अब यहां पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे भाई, प्रयोग में लिखो जरा इसका प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें जो विराम होता है अपूर्ण विराम से कम ठहराव इसमें होता है। ठीक है, अपूर्ण विराम से कम ठहराव। अब देखो हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, पहले हमने पूर्ण विराम लिखा, सबसे ज्यादा ठहराव है इसमें, फिर हमने अपूर्ण विराम लिखा, यही तो लिखा था अपूर्ण विराम या उपविराम, और अब हम क्या लिख रहे हैं, अर्धविराम। तो सबसे ज्यादा ठहराव इसमें, इससे कम इसमें, और इससे कम इसमें, तो अपूर्ण से कम ठहराव कह सकते हैं हम। समझ गए? अब इसका प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे हम। जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कैसे, ठहराव होगा बिल्कुल ना के बराबर।
इसमें जो हम रुकेंगे, जैसे हमने ये वाला लगा दिया सेमीकोलन, तो बहुत कम रुकेंगे इसमें, ठीक है। ये ज्यादातर प्रयोग होता है, तुमने कहानी वाली किताब पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसमें हम उसे कंटिन्यू रीड करते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ये वाले चिन्ह का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अगर हिंदी की अच्छी हिंदी की बुक लाओगे आप और उसमें जिसमें चिन्हों का क्या ना हो, अशुद्धि ना हो, तो वहां पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे बारिश होती रही, बारिश होती रही, ठीक है, ये वाक्य पूरा हुआ, हमें आगे बढ़ाना है। मैच चलता रहा, मैच चलता रहा, फिर हमें और आगे बढ़ाना है। दर्शक आते रहे। बस अगर हमें यहां पूरा करना है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। बारिश होती रही, मैच चलता रहा, दर्शक आते रहे, बस हमें वहां वाक्य की समाप्ति करनी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। ठीक है भाई, देखो एक एग्जांपल और देख लो, अपना ही बनाया अपने आप से। राम कल बच गया, बच गया, यहां पर हम ये अर्धविराम का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वह तुम्हारा भाई था, भाई था, ठीक है। कोई पीट रहा होगा इसे, इसे पता चला उसका भाई है भाई, इसे छोड़ो, है। तो राम कल बच गया क्योंकि वह तुम्हारा भाई था, ठीक है। वाक्य की समाप्ति, तो समाप्ति पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। हालांकि ज्यादातर आपसे जो है ये प्रयोग नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या देगा, हो सकता है वाक्य दे दे कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा शुद्ध वाक्य है, और वो आपको सारे ही शुद्ध लग रहे हैं। जब आपको एरर इसमें ना दिखाई दे ना, अशुद्धि इन शब्दों में ना दिखाई दे, तो फिर आपको किस पे जाना है, विराम चिन्हों पर, ठीक है। अगर आप विराम चिन्ह आपके बढ़िया हैं कि विराम चिन्ह कहाँ लगना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाक्य सारे एक से दे देना तो आप उसके विराम चिन्ह से कर दोगे, फिर समझ रहे हो। ये जो पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर जो पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे यही पूछेगा निम्नलिखित में से अर्ध विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, ठीक है, अल्प विराम कौन सा है, इनके बारे में, ठीक है भाई। ये बात क्लियर होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अभी तो हमने अपूर्ण विराम लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तो अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प, अल्प मतलब क्या होता है भाई, बहुत थोड़ा, है ना। अल्प विराम, अल्प विराम का जो चिन्ह है वो लिखो। अल्प विराम को क्या कहते हैं हम, कोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, कोमा। ये वाला जो लगाया था मैंने कि पढ़ो मत जाओ, इसको बोलते हैं, ठीक है, पढ़ो मत जाओ, ये अल्प विराम है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोमा भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कोमा। अब इसमें जो ठहराव होगा ना वो अर्ध विराम से भी कम होगा। किससे ठहराव कम होगा भाई, अर्ध विराम से कम ठहराव, किसमें, अल्प विराम में। ये क्या बताया, पूर्ण विराम। फिर आपको क्या बताया है, उपविराम है, हाँ, या अपूर्ण विराम लिख लो, अपूर्ण। फिर आपको बताया है मैंने अर्धविराम, अब क्या है, अल्प विराम। अब सुनो, चिन्ह को साथ के साथ याद रखना, ये है, इसका मैंने क्या बताया, ये वाले, इसका मैंने क्या बताया, ये, और इसका केवल ये बताया, ये, ठीक है। अब इनमें जो है सबसे ज्यादा ठहराव किसमें दिखाई दे रहा है आपको, पूर्ण विराम में। इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इसमें कम इसमें, ठीक है। अब इसके प्रयोग की बात करेंगे हम, लिखो प्रयोग। प्रयोग इसका कहाँ करेंगे, लिखेंगे, दो संज्ञाओं, दो संज्ञाओं और दो विशेषणों के बीच
इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। देखो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा है, ठीक है, या स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूं महेश, रमेश, सुरेश, रामपाल, धर्मपाल, दीपचंद है, मामचंद, ये सब क्या है? ये नाम है। अब हमने किससे दर्शाए हैं? ये दर्शाए हैं कोमा से, अल्प विराम से, ठीक है। तो पहली बात ये क्लियर होगी भाई, दो संज्ञाओं को दर्शा रहे हैं, दो से अधिक को भी दर्शा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं कि रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, तो कोमा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा इसमें, बताओ? और इसे हम क्या बोल लेंगे? अल्प विराम। लेकिन तुम हिंदी में भी लिखते हो तो उसे कोमा ही बोलते हो, जबकि हमें बोलना क्या चाहिए? अल्प विराम। क्योंकि पेपर में अगर इसका नाम पूछ लिया तो वहाँ इंग्लिश में कोमा नहीं देगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, पेपर हिंदी का हिंदी में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी हिंदी में पता होना जरूरी है। अब देखो, चलो ये तो ये हो गया, हमने संज्ञा दर्शा दी, ठीक है। हम किसी स्थान का नाम दर्शाते, वो भी संज्ञा ही है, ठीक है। मुरादनगर, जीतपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा है। दूसरा, अगर हम यहाँ विशेषणों की बात करें भाई, विशेषणों के बीच में भी विशेषण क्या होगा? जैसे मैंने बोला गीता एक सुंदर, सुशील, ईमानदार लड़की है, ठीक है। ये गीता में क्वालिटी है भाई, गीता सुंदर, सुशील, ईमानदार, ये क्या है? ये इसकी विशेषता ही है, तो इन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये विशेषणों का, अगर हम बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, उसको अलग अलग दिखाने के लिए कि भाई गीता में ये क्वालिटी है, सुंदर, सुशील, ईमानदार लड़की, ठीक है। तो अल्प विराम का समझ में आया? अब देखो, इनसे आपसे ये जो है, ये पूर्ण विराम और अल्प विराम, इनकी बात करें तो देखो आपको इस तरीके से भी दे सकता है वो, जैसे पूर्ण विराम ये दे दिया, फिर इसके बाद में अपूर्ण विराम दे दिया, अपूर्ण विराम, इस तरीके से, फिर आपको जो है अर्ध विराम दे दिया, अर्ध विराम के बाद में फिर आपको अल्प विराम दे दिया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन, ये ऑप्शन ही डायरेक्ट ये बना सकता है, ऑप्शन ये बना सकता है। सेकंड ऑप्शन में आपके सामने ये अपूर्ण विराम पहले दे दिया और फिर ये ऐसे रख दिए। भाई इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा है इससे, है ना, इसका मतलब यही तो है। पढ़ते हो ना तुम, इसमें मैथ में पढ़ते हैं आप। यहाँ पर ये चिन्ह भी दे सकता है इसकी जगह, ऐसे ऐसे लगा के ये वाला, और ये चिन्ह भी दे सकता है। तो भाई आप कर लोगे इन चीज़ों को, ठीक है। ये चिन्ह थे जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाव चिन्ह, तो हेडिंग डालो भाव चिन्ह। भाव चिन्ह, सबसे पहले प्रश्नवाचक, ये पता है सबको प्रश्नवाचक कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो उस वाक्य को जब समाप्त करते हैं तो यहां पर क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे? तुम कल
क्यों नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे। ठीक है, आपसे मैंने प्रश्न पूछा भाई। अब अगर आप ये लगा दोगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पढ़ते हैं ना उसमें इंग्लिश में व्हाट वाई, है ना, ये तो जो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, अब यहां पर देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम्हारे यहाँ कल कौन आया था। ठीक है, तुम कल कहाँ गए थे। जिसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत बार करते हो आप, रोज करते हो इस चिन्ह का प्रयोग आप। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लिखो चिन्ह। बस प्रश्नवाचक हमने देख लिया। ठीक है, उदाहरण में एक वाक्य लिख लेना बहुत है। दूसरा लिखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, इसका भी आपको पता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बोधक चिन्ह। देखो ये वाला चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला चिन्ह होता है ये। ठीक है, ये वाला चिन्ह होता है ये, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे लगाते हैं ना एकदम आश्चर्य होकर, अरे बोलते हैं ना ऐसे, अरे आश्चर्य करके। जैसे हमने कोई बात कही या कोई बात देखी तो एकदम से आश्चर्य हो गया। ठीक है, पूरा वाक्य लिख लो, चाहे क्या लिख तुम, लिख लो, ये लिख लो, अरे सीता भाग गई। ठीक है, आश्चर्य हो गया ना एकदम से, एकदम से आश्चर्य हो गया। सीता, गीता, राम, है ना, इनका प्रयोग करते हैं हम हिंदी में। अब किसी के नाम का प्रयोग करेंगे भाई, हैं, नाम का प्रयोग करेंगे, बुरा मान जाएगा ये। अंकित वैसे मानेगा नहीं। ठीक है भाई, कोई अच्छा नजारा देख लिया आपने, वाह क्या दृश्य है, बस बस। ठीक है, तो यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह जो है आश्चर्य दिखाने के लिए, कोई नया दृश्य दिखाने के लिए, आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ पर आपने दृश्य देख लिया, तो उस दृश्य को बोलने के लिए आश्चर्य से एकदम, ठीक है, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह होता है जैसे आप ये इस तरीके से ये खींचते हैं ना, ये, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना भाई, अगर कोई वाक्य मैंने बोला और उसमें मैंने लिखवा दिया जैसे, लिखवा ना रहा हूं मैं उदाहरण, या जैसे, तो उसके सामने ये निर्देशक चिन्ह खींचता है। हम जो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं ना, ये गलत है, हमें सिर्फ यही खींचना चाहिए। ठीक है, ये शुद्ध है, और जो आप इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे लिख रहे हैं ना, वो अशुद्ध है। ठीक है, तो इस पर कोई एग्जांपल देने की तो जरूरत नहीं है भाई। ठीक है भाई, जैसे मैं बोलूँ संज्ञा किसे कहते हैं, कोई किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, है ना, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। और फिर मैं लिखवा दूँ जैसे राम श्याम, ठीक है, तो जैसे में तुम ऐसे इस तरीके से करके लिखते हो ना, ये गलत है। अब से क्या लिखोगे, इसे ऐसे लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो आप सभी जानते हैं, मैंने बता रखा है। योजक चिन्ह इससे छोटा, किससे छोटा, निर्देशक चिन्ह से छोटा लगता है। जैसे योजक चिन्ह लिखवाता हूं ना मैं, लाभ हानि, लाभ हानि,
जो द्वंद्व समास पढ़ाया ना आपको मैंने, दोनों में प्रधानता होती है तो उसमें योजक चिन्ह लगाते हैं। सुख दुख, सुख दुख, स्वर्ग नरक, पति पत्नी, बहन भाई, ये सब जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम योजक चिन्ह में करते हैं। ठीक है, अगर इसी चिन्ह को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, जबकि इससे आधा जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। नेक्स्ट लिखेंगे कोष्टक, और कोष्टक आपको पता है इस तरीके का होता है। ठीक है, हालांकि मैथ में बड़े छोटे मंजिला कोष्टक है ना, इस तरीके का भी होता है, लेकिन हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं। लिखो, प्रयोग में लिख लो, इसका थोड़ा सा लिख लो इसमें। जब हमें किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो, अर्थ स्पष्ट करना हो, स्पष्ट करना हो, वहां कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अर्थ स्पष्ट करना हो वहां कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अर्थ कैसे स्पष्ट? हाँ जी, अर्थ बताओ, अर्थ कैसे स्पष्ट? भाई जैसे मैंने आपको बताया, कोई शब्द ऐसा है जिसका तुम अर्थ नहीं जानते। किसका नहीं जानते? जैसे मैंने चलो कोई भी शब्द ले लिया और मैंने ये ले लिया विद्यालय, ठीक है, इसका अर्थ आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ कोष्टक में लिखेंगे कि विद्यालय उसे बोलते हैं जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की जाती है विद्यालय कहते हैं, तो इसे हम कोष्टक में दर्शा देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफिकल्ट शब्द हो सकते हैं, ये तो आसान सा मेरे दिमाग में बात आई है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट शब्द भी हो सकते हैं, जैसे हाँ, जैसे अगर मैं कहूँ आयात निर्यात, अगर आपको आयात निर्यात का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया, अगर आपको इसका मतलब इंग्लिश में पता है तो आप कोष्टक बना के यहाँ इसके नीचे ऐसे लिख लोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई आयात निर्यात उसे कहते हैं माल का आना दूसरे देश से आयात और जाना हमारे देश से निर्यात, तो इसका अर्थ स्पष्ट करा है मैंने। तो अर्थ को आप किस में लिखते हो? फिर कोष्टक में लिखते हो। भाई जीके में लिखते हो ना आप ऐसे, जैसे मैंने बता दिया भाई इसका मीनिंग ये है, तो आप जीके में इस तरीके से कोष्टक बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोष्टक का प्रयोग हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है भाई ये वाला, ये देखो एक जीरो सी बना दी मैंने। अब ये देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना तो हम शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, तो ये वाला लाघव चिन्ह है। ये जो जीरो लिख रहा हूं ना मैं, ये लाघव चिन्ह है। चौधरी लिखते हैं तो हम पूरा ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, मास्टर लिखते हैं हम इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो देखो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? अब ये वाला होता है जो जैसे में लगा रहे थे आप, ठीक है, जिसका प्रयोग आप जैसे में कर रहे थे, अब ये होता है ये, इसका प्रयोग बताओ कैसे करते हैं? विवरण चिन्ह, देखो नाम से पता चल रहा है, मान लिया किसी शब्द का हमें विवरण देना है, किसी शब्द का हमें विवरण देना है, इसका प्रयोग जो करते हैं ना निबंध में करते हैं ज्यादातर। जैसे निबंध में हमने क्या दे दिए, प्रस्तावना में सारे के सारे हेडिंग दे दिए, ध्यान से सुनना, प्रस्तावना में सारे के सारे क्या दे दिए हमने, हेडिंग दे दिए। अब उस हेडिंग को जब डालेंगे ना, उनका विवरण ही तो करेंगे हम, तो हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हम इस वाले चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे हमें प्रस्तावना में बहुत कुछ लिखना है, प्रस्तावना, ठीक है, तो प्रस्तावना में भी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमें पर्यावरण के बारे में लिखना है
तो हम पर्यावरण के बारे में अगर हम लिखेंगे, उसका विवरण देंगे, तो हम किस तरीके से देंगे, ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे पहले। ठीक है, तो अब समझ में आई। जैसे में हम क्या दर्शा रहे थे, जैसे में तो हम जो है थोड़ा बहुत ही दर्शा रहे थे। ठीक है, उसमें तो बस थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में खत्म हो जाएगा वो जैसे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो विवरण पूरा चलेगा ना पेज तक। तो अगर हम किसी भी शब्द का विवरण दे रहे हैं तो वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप मतलब लोप करना किसी का। ठीक है, मतलब कुछ छोड़ना। जैसे आप इसका प्रयोग ज्यादातर मैथ में करते हैं। ज्यादातर किस में करते हैं, मैथ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना 1 2 3 4 और फिर डॉट 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 और ये 100 तक। ठीक है, ये संख्या आती है ना मैथ में इस तरीके से कि भाई इनका योग बताओ। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लगाया ना, ये वाला डॉट, ये क्या है, ये लोप चिन्ह है। ये क्या है, लोप चिन्ह है। मतलब इससे हमें खुद पता चल रहा है, अगर ये लोप चिन्ह ना होता ना तो हम कॉपी भर देते 1000 तक। अगर हमें ये संख्या लिखनी होती तो 1000 तक ही लिखते हम। तो अब क्या है, हमने 1 2 3 से समाप्त करा है, लिख दिया 1000। हमने ABCD यहीं से स्टार्ट करी, ABC, और यहाँ लिख दिया Z सीधा है। तो इससे देखो लोप चिन्ह से हमें कितना फायदा हुआ। अगर हम पूरी 1 से 10,000 तक की गिनती लिखना चाह रहे तो हम तो 10-20 पेज भर देते उसमें, अगर ये लोप चिन्ह ना होता तो। अब ये दर्शाता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, A से लेके Z तक। ठीक है, ये है लोप चिन्ह। नेक्स्ट लिखो त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह, देखो ये त्रुटि चिन्ह कैसा होता है, ये होता है इस तरीके से। जैसे आप ये ठीक है, ये त्रुटि चिन्ह, त्रुटि मतलब गलती। जब हमसे वाक्य में गलती हो जाए, ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। सीता नहीं, रीता ले लेते हैं। रीता रोज 5 बजे उठती है। रीता रोज 5 बजे उठती है। तुमने गलती से बोल दिया ये 5 बजे उठती है, उठती तो ये 8 बजे और बोल दिया 5 बजे, तो यहाँ पे त्रुटि होगी। तो अब हम इसे यहाँ काट कर, यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये बनाएंगे, ये त्रुटि चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे जी 8 बजे उठती है। ये तो गलती से बोल दिया था। ठीक है, ये त्रुटि चिन्ह है। ये जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूं, उसमें मैंने गलती कर दी, फिर मैंने कहा कि भाई नहीं, इसका 1957 है, 1956 नहीं है, हो सकता है मैंने 56 लिखवा दिया। ठीक है, तो आप जो है फिर इस तरीके से त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके वहां पर ऊपर लिख लेंगे, अगर जगह नहीं होगी तो वहां पर। ठीक है भाई, ये है त्रुटि चिन्ह। नेक्स्ट लिखो अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति देखो, ये वाला कॉमे लगाए होंगे आपने इस तरीके से, हैं? अगर मैं बोल दूं वह खेलने जाता है, वह पढ़ने भी जाता है। अब देखो पढ़ने, समझ जाओगे ना, वह खेलने जाता है। अब ये देखो अनुवृत्ति चिन्ह, अब देखो इसे मुझे दोबारा लिखना था, मैंने नहीं लिखा, यहां पर जो है ये अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर लिया। उद्धरण चिन्ह, नेक्स्ट लिखो उद्धरण चिन्ह, या इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं हम, या इसको क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं भाई। ये अनुवृत्ति चिन्ह वाला आ गया समझ में?
भाई अगर किसी अनुवृत्ति का मतलब है किसी का रिपीटेशन होगा, जैसे मैं सपोज करो तो मैं लिखवा रहा हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब मुझे जो है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट लिखवाना है, तो बार बार इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिखवा रहा हूं ना, उसकी जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं फिर, ठीक है। ये है अनुवृत्ति चिन्ह। अब ये उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह क्या होता है, ये होता है ये वाला जो आप इस तरीके से लगाते हैं ना, किसमें, ये ज्यादातर आपको मुहावरों में देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। और अब इसे जो है ना इस चिन्ह में बंद कर दिया। ये वाला जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, ये है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक हुआ आपका समाप्त चिन्हों का। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।